विंसेंट पील बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े थिंकर थे। उन्होंने किताब लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसकी भी चर्चा आज करेंगे। क्यों म्यूजिक, शांत वातावरण, आपके आसपास के, आपका जिसको एम्बियंस बोलते हैं, वो चीज जीवन में स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, वैभव प्रगति के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप सब लोगों को फिर से मेरा नमस्कार है, और आपने हमें आमंत्रित किया हमारे व्यक्तित्व की चर्चा की। इनफैक्ट मौर्य साहब हमारे बड़े प्रिय हैं, तो सच पूछिए तो इतनी प्रशंसा के योग हम हैं नहीं। बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति, एक बहुत सामान्य परिवेश से, सामान्य बैकग्राउंड से, ग्रामीण परिवेश से उठ के आया, और फिर धीरे धीरे समाज जिसे प्रगति कहता है उस पर चढ़ता गया। लेकिन आज हम अपनी जीवन की यात्रा और स्वास्थ्य, वेलनेस, इन चीजों पर हम क्यों आ गए, इस पर जरूर हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मूलतः मैं नालंदा जिला, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यद्यपि धनबाद में हुआ, जो अभी झारखंड में है। हमारे फादर कोल माइंस ओनर थे, वहीं मेरा जन्म हुआ, मेरी आरंभिक पढ़ाई वहीं हुई। उसके बाद 71 में कोयलेरी नेशनलाइज हो गया हमारी। फिर हम लोग वहां से, परिवार तो रह गया, फादर तो रह गए, लेकिन हम उस वक्त मैट्रिक कहलाता था, हालांकि हम सेंट्रल बोर्ड से, सीबीएसई से किए थे, तो 10th में करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई हुई। फिर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम इस नौकरी में आ गए। एक छोटा सा वाकया कभी कभी जीवन में आपके आएगा, वो आपकी पूरे जीवन की दिशा, दशा, सोच, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति, ये सब कुछ बदल के रख देगा। मुझको याद है, मैं मुंगेर में उन दिनों पोस्टेड था, और नगर निगम में प्रशासक था, म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको बोलते हैं। तो भाग दौड़, बहुत तनाव था, और कई बार हम लोग सोचते हैं कि कदाचित पूरा सिस्टम हम ही चला रहे हैं। मुझको भी ये भ्रम हो गया कि ये पूरा सिस्टम मैं ही चला रहा हूं। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और कुछ और समस्याएं होने लगी, वजन बहुत बढ़ गया। उन दिनों थोड़ा नॉनवेज हम बहुत खाते थे। प्रशासनिक सेवा की एक बहुत बड़ी खामी ये रहती है कि जहां आप पोस्टेड रहते हैं, वो अनावश्यक लोग आपको पैम्पर्ड कर देंगे। मुंगेर गंगा के साथ एक और बुरी चीज के लिए जाना जाता है। गंगा तो माँ है, जननी, जो पवित्र करती है, लेकिन उसके साथ साथ उस शहर में एक ऐसी चीज की फैक्ट्री है जिसका नाम लेना भी उचित नहीं, वो सिगरेट की फैक्ट्री, आईटीसी। तो चूंकि मैं वहां पदस्थापित था, म्युनिसिपल कमिश्नर था, तो सिगरेट फैक्ट्री वाले हमको, सिगरेट पीने की आदत हमको लग गई थी। ये ऐसा मंच है जहां हर व्यक्ति अपनी बात खोल कर करता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके जीवन में कौन सा आयाम आ जाएगा और कहाँ परिवर्तित हो जाइएगा, वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। तो मेरे सिगरेट पीने की लालसा और आदत और बढ़ गई। तो बैड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स, और सिगरेट पीने की आदत, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। हमारे सीनियर वहाँ कलेक्टर थे, उन्होंने हमको कहा कि आपको क्या समस्या हो रही है। हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। मुंगेर में एक और विश्व प्रसिद्ध चीज है, बिहार स्कूल ऑफ योगा। दुनिया का पहला योग का यूनिवर्सिटी है वो। वहां के चांसलर परम पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी हैं। अद्भुत व्यक्तित्व, ओज से भरपूर। तो ये निर्णय हुआ जिला प्रशासन की ओर से कि 15 ऑफिसर्स का बैच रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करेगा। यद्यपि वहां बहुत मुश्किल है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में, फॉरेन के लोग भरे रहते हैं सामान्यतः, इसलिए इंडियंस को बड़ा मुश्किल होता है। तो चूंकि हम लोग जिला प्रशासन में थे, तो कलेक्टर साहब ने बात की, तो हम लोग 15 ऑफिसर्स उसमें आ गए, और 15 दिन की पूरी ट्रेनिंग हमारी हुई। यकीन मानिए वो 15 दिन मेरे पूरे जीवन
कि पूरी दिशा दशा बदल दिया। आदत बदल गई। उसके बाद से फिर उस क्रम में हम लग गए। लेकिन नौकरी का ऐसा जुनून होता है, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई एक नेपाल के बॉर्डर पर। तो फिर क्रम टूट गया। वहां उग्रवादी घटनाएं बहुत हो रही थी, तनावग्रस्त लाइफ। लेकिन उसके बाद आने के बाद मैंने महसूस किया कि जीवन में हर काम नियमित रूप से डिसिप्लिन्ड होकर अगर करे तो सब कुछ बदल जाता है। हम सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए, विभिन्न पदों पर रहे। वो ये मंच नहीं है उसकी बात करने की। लेकिन उसके बाद मेरे पढ़ाई का क्रम, दो तीन चीजें हमने जीवन में ली जिसको लगा कि इसको करना चाहिए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पूरी लाइब्रेरी, तो पढ़ने की आदत मेरी शुरू से थी और इसको कंटिन्यू रखे। नौकरी में पढ़ना हमारी मजबूरी भी होती है, तो विभिन्न आयामों पर, विभिन्न विषयों पर। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझको लगा कि जो समाज ने हमको दिया है उसको लौटाना चाहिए। तो विभिन्न मंचों पर, विभिन्न स्रोत से, विभिन्न तरीके से हम लौटाते हैं। आज आपके साथ स्वास्थ्य के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद और इसको रिग्रेसली हमने करना शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे स्वास्थ्य में, मेरे शरीर में, मेरे चिंतन में, मेरे मस्तिष्क में, सब में एक बहुत सकारात्मक और प्रभावी परिवर्तन हुए। आई होप मेरी आवाज स्पष्ट हो रही होगी मौर्य साहब। विगत 11-12 महीने से मैं चाय पीने का बड़ा शौकीन था। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मैं 12 महीने से चाय छोड़ चुका हूं। कुछ नियम हमने अपनाए। रात का खाना सूर्यास्त के पहले खा लेना। सुबह में नाश्ता, आसन, प्राणायाम, योग के बाद प्रोटीन और विटामिन रिच नेचुरल फूड खाना। और उतना ही खाना जिससे कि लगे शरीर में कि अभी भूख बाकी है। उसकी थोड़ी सी चर्चा हम आगे करेंगे। कुछ और परिवर्तन अपने जीवन में किए और परिणाम यह है कि 61+ मेरा एज है और ईश्वर की असीम कृपा से न मुझको डायबिटीज है, न मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, न ओबेसिटी है। आजकल एक मशीन आया है, उस मशीन से आप अपना बॉडी एज एनालाइज कर सकते हैं। तो मुझको सुखद एहसास है ये बताते हुए कि पिछले महीने जब हमने बॉडी एज एनालाइज किया था तो वो तकरीबन 47 बता रहा था। यानी यद्यपि मैं 61 साल का हूं, लेकिन मेरा शरीर 47 साल का है। ये बताने के लिए काफी है कि सकारात्मक परिवर्तन करने के कारण जीवन में कितने बदलाव, आपके स्वास्थ्य में कितने बदलाव होते हैं। ये छोटा सा वृतांत मैंने बताया। जीवन को थोड़ा नियमित किए, खान पान को रेगुलेट किए, भोजन में पौष्टिक आहार का सेवन बढ़ाए और चीजें बदल गई। इसके अलावा मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक भोजन भी दिया, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ कुछ अंगों का और सिस्टम का नाम नहीं है। आपका शरीर इस पूरे मस्तिष्क के रिलेट करता है। उसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। बहरहाल, तो हम आप अपनी बात बढ़ाते हैं और आज आपके साथ बात करेंगे धर्म, स्वास्थ्य, अध्यात्म और समृद्धि की। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं, तो 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ओके, तो मैं शेयर कर रहा हूं। यस, आई होप कि स्क्रीन पर कुछ आ रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू। योग, हेल्थ, वेलनेस, धर्म, साइंस, यूनिवर्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अगले 40 मिनट तक आपसे जो हमने सीखा है, जो अनुभव किया है, उस सब की चर्चा करेंगे।
उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, एंड आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट, what I have acquired, what I have learned through experiences, through trainings, and through reading things and interacting with people like you. आपको जान करके बहुत सुखद एहसास होगा कि स्वास्थ्य आज पूरे संसार में न सिर्फ एक चिंता का विषय है, बल्कि एक जीने का अंग बन गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 19 जून को रेजोल्यूशन लिया और 22 जुलाई 1947 को संविधान बना है स्वास्थ्य का, उसको एडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ। हम लोग सब लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ which was which came into force on 7th April 1948। और इस संविधान में 82 आर्टिकल्स हैं, और ये बताता है इसके डेफिनेशन के बारे में। यूनानिमसली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। कहता है स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार नहीं है, ये संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक वेलबींग का नाम है। आज आपसे हेल्थ पर जो बात करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि यह यात्रा वैदिक काल से निकलकर और वर्तमान युग तक आ जाए, जहां हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस सब कुछ है। मैं इस 40-45 मिनट के ड्यूरेशन में प्रयास करूंगा इस पूरे विषय को समेटने का। कदाचित ईश्वर की कृपा रही तो निश्चित रूप से होगा। यह कोई संयोग मात्र नहीं है कि यह देश दुनिया का दुनिया का नेतृत्व अनादिकाल से करता आ रहा है। वैदिक एज में महर्षि धन्वंतरी हुए, जो 800 बीसी, इसको आजकल बीसीई भी बोलते हैं। आयुर्वेद एज को कहा जाता है कि 800 बीसी से 1000 एडी, यानी लगभग 1800 साल तक संपूर्ण विश्व पर भारतीय आयुर्विज्ञान ने राज किया है। इसी दौरान चरक संहिता, सुश्रुत संहिता लिखे गए। 6th सेंचुरी एडी में एक बहुत बड़े महर्षि हुए, महर्षि भागवत। उन्होंने 2 किताबें लिखी, अष्टांग हृदय संहिता और अष्टांग संग्रह। इस किताब का हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। इसके 4 नियम को हम पालन करते हैं, और 4 नियम बहुत आसान है, आप चाहे तो पालन कर सकते हैं। पहला नियम, सुबह उठने के साथ बगैर ब्रश किए, बगैर जीभ किए, टंग क्लीनर यूज किए, 1 ग्लास लीक वार्म वाटर, उसमें आप चाहें तो हल्का नींबू लगा सकते हैं या मध लगा, जो लगा सकते हैं उसको पी जाइए। और मैं विगत 1 साल 1.5 साल से पी रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब सुबह आप उठते हैं तो आपके जिह्वा पर खरबों की संख्या में गुड बैक्टीरिया असेंबल रहता है, सलाइवा असेंबल रहता है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते के साथ ब्रश किए, टंग क्लीनर से उसको साफ कर दिए, और वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस गुड बैक्टीरिया जो आपके शरीर को हेल्प कर सकता था, वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद फिर चाय पी लेते हैं। चाय अपने आप में बुरी चीज नहीं, लेकिन चाय को दूध और चीनी के साथ जो ही आप बॉईल करते हैं, वो जहर बन जाता है। तो हम सुबह सुबह जहर का सेवन कर लें। समय का कालचक्र आगे बढ़ा, तो मैं 4 नियम की चर्चा कर रहा था, मैं बता दूं उसको। पहला तो ये। दूसरा, खाना खाने के 40-45 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, और खाना खाने के बाद 40-45 मिनट के बाद पानी पीजिए। खाना खाने के दरमियान पानी पीना अवॉइड, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का भोजन प्रजा की तरह, शाम का भोजन भिखारी की तरह। इस तरह से खाना है, ऐसा पिरामिड।
और चौथा नियम, रात का भोजन सूर्यास्त से पहले करना। सूर्य अपने साथ आपके पेट में जो जठर अग्नि होता है, जठर अग्नि आग, वो जलाता है। अब अगर भोजन लिए उसके बाद पानी ले लिए, तो जैसे ही आपने भोजन लिया वो आग जला ही था पचाने के लिए, तो उस पर पानी आपने डाल दिया, तो पूरा भोजन सड़ जाएगा और आपका स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा उसका। कहता है ये जठर अग्नि सूर्यास्त के बाद धीमा होने लगता है, तो जितना लेट आप खाना खाइएगा उतना दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, क्योंकि वो भोजन पचेगा भी नहीं। और रात जो होता है, सो जब आप सोते हैं तो शरीर की सभी सभी अंग स्थिर हो जाते हैं, और ईश्वर ने ऐसी विधा दी है शरीर को कि शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। लेकिन अगर आपने देर रात खाना खाया है, तो आपका शरीर का अंग, सारा सेल्स तो काम करने में लगा रहेगा, वो तो भोजन को पचाने में लगा रहेगा, तो आपके शरीर का जो मेंटेनेंस होता है वो नहीं। तो ये नियम हमने अपनाए हैं, और इसका यकीन मानिए अगर आप अपनाते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति और स्वास्थ्य पर बहुत सुंदर असर पड़ेगा, मन भी शांत रहेगा। हम थोड़ा सा बात जरूर करेंगे कि हमारा शरीर, ये संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना, हम लोग सब जानते हैं। इस पर तो पूरी चर्चा 1 घंटा हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इसी से पूरे ब्रह्मांड और हमारे शरीर का निर्माण ईश्वर ने किया है। यकीन मानिए कि पूरी धरती 3 चीज से बनी है, एक हमारा शरीर, एक हमारा मन, और एक वायुमंडल। और इस तीनों में इस पांचों तत्वों का समावेश है। अभी सिर्फ मन की बात हम आपसे बता देते हैं। याद रखिए, 3 चीज से पूरा ब्रह्मांड बना है। हर प्राणी का मन, हर प्राणी का शरीर, और ये वायुमंडल। हम खाली मन की बात करते हैं क्योंकि इस विषय पर घंटों बात हो सकती है, कम से कम 1 घंटा बात हो सकती है पंच तत्व। लेकिन हम सिर्फ मन की बात करते हैं क्योंकि माइंडफुल मॉर्निंग की बात आज हुई है, तो सिर्फ माइंड की बात करते हैं। मन और अग्नि का अन्योन्याश्रय संबंध है। कहता है ना कि मन बड़ा आज उत्तेजित है, मन बड़ा जल रहा है, ईर्ष्या। मन मन का जल से भी सीधा संबंध है। जैसे मन में तरंगें उठती हैं, वैसे जल में भी तरंग उठती है। कभी मन शांत होता है, जल भी शांत होता है। मन जब शांत होता है तो बहुत गहरा भी होता है, सागर की तरह। मन वायु भी है। आप दुनिया में कितना भी स्पीड बन जाए, लेकिन हमारा मन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जहां जाना चाहे जा सकता है, वायु से भी ज्यादा तेज। मन पृथ्वी भी है। कहता है कि हम अपने मन को, मन पूरी धरती की परिधि की तरह है, और मन आकाश, मन के विचरण का पर्याय है। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे शरीर के बारे में, किसी भी प्राणी का शरीर, तो उसका शरीर अग्नि भी है। जठर अग्नि तो लोग बोलते ही हैं। शरीर जल भी है, बगैर जल के आप शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। शरीर में ऐसे भी 70-75% जल ही होता है मानव शरीर में। शरीर में वायु, कहता ना प्राण वायु निकल गया। इंसान की मृत्यु कब होती है? जब वो प्राण वायु निकल जाता है। प्राणायाम, उस प्राण वायु को एक्सटेंड करने को प्राणायाम बोलते हैं, उस पर बात नहीं करें। शरीर पृथ्वी भी है। अगर पृथ्वी नहीं रहे तो शरीर की कल्पना ही आप नहीं कर सकते। शरीर आकाश भी है। अगर ये नभ न हो तो आप शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में अग्नि के बगैर ब्रह्मांड की कल्पना नहीं, जल के बगैर ब्रह्मांड की कल्पना नहीं, वायु के बगैर ब्रह्मांड की कल्पना नहीं। पृथ्वी है तो ब्रह्मांड है, और आकाश है तो ब्रह्मांड। तो ये संपूर्ण जीवन का अस्तित्व मन, शरीर और आसमान से है, आकाश से है, और इन सबों में इस पंच तत्व का समावेश है। इसलिए आप मात्र एक जीव नहीं है,
आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए पंच तत्व का इस धरती पर प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं दिया है ईश्वर ने कि आप अपने शरीर के साथ भी जाति करें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय निकल जाएगा। मैं आज थोड़ा योग और प्राणायाम पर बात करूंगा। मेरे हाथ में ये भगवत गीता है, जिसको मैं नमन करके अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, जिस योग को कल विश्व योग दिवस मनाया गया 21 जून को, जिस योग को दुनिया ने 2015 में रिकॉग्नाइज किया, वह योग श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। देखिए, ये 4था अध्याय श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत्। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण, जो कर्म संन्यास योग का अध्याय है, कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, इस योग को मैंने ही विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य से यह योग मनु को मिला, इक्ष्वाकु को मिला। दूसरे श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग महर्षियों और राजा के पास गया, लेकिन काल के साथ इस योग की महत्ता, इस योग की परंपरा नष्ट हो गई, और उसी योग को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। भगवत गीता के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, राष्ट्र कवि दिनकर की। उस किताब को यदि आप पढ़ेंगे, ये किताब मेरे पास है, अभी मैं इसको पढ़ भी रहा हूं, पास में होगा तो हम दिखा दें। इस किताब का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा। बहरहाल वो समय नहीं है कि वो 4 संस्कृति कौन से अध्याय थे जिसने इस राष्ट्र को बनाया। तो समझने वाली बात यह है, उस किताब में लिखा हुआ है कि इस भगवत गीता को जिन्होंने लिखा, हम वेद व्यास जानते, उनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण की आपकी सांवले थे, द्वैपायन, यमुना के तीर पर उनका जन्म हुआ था। वेद की रचना की थी व्यास, लिखा था। तो सोच करके देखिए, जिस गीता की रचना आज से तकरीबन 3500 साल पहले की गई थी, वहां योग की चर्चा है, जिस योग को इस विश्व ने 2015 में मान्यता दी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब संपूर्ण योग पर तो चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 6:35 हो चुके हैं। आज थोड़ा सा अनुलोम विलोम के बारे में आपसे बात करते हैं। यूं तो समस्त योग, समस्त प्राणायाम ऐसी क्रिया है जो इंसान को, जो मानव को ब्रह्मत्व की प्राप्ति की ओर ले जाता है। न सिर्फ सुंदर उत्कृष्ट स्वास्थ्य, अपितु संसार को, समाज को जागृत करने, उसको अनुप्राणित करने की शक्ति रखता है। अनुलोम विलोम उसमें से एक ऐसा प्राणायाम है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको समझिए, जिसकी चर्चा मैंने की, प्राणायाम क्या है। प्राण जीवन शक्ति, वाइटल लाइफ फोर्स, आयाम उसका विस्तार है, एक्सटेंड। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने जीवन
फोर्स को, लाइफ फोर्स को और आगे बढ़ा देता है। सिंपल शब्दों में आपका जीवन और लंबा होता है। जब मैं जीवन लंबा की बात कर रहा हूं तो मैं आपके आयु की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ईश्वर ने जो लिखा है उस दिन आपको जाना है, लेकिन जब जाना है उस दिन तक आप स्वस्थ रहें, उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ फोर्स, दैट इज प्राणायाम। What is Anulom Vilom? Is a type of breathing exercise in yoga, also known as alternate nostril breathing. ये चार शब्द याद रखिएगा: पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। ये प्राणायाम में ये शब्द आते हैं। मैं इसको स्लाइड दिखा देता हूं, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, आज चूंकि आपसे बात करना है इसलिए जमीन पर बैठ के बात नहीं कर पाए हम। प्रॉपरली पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और आपको थोड़ा सा ये हम दिखा देते हैं। पहले पोस्चर देखिए, ये तरीका सबसे पहले बैठने का है। आप अभी तुरंत एक परीक्षण कीजिए। आप अपने उंगली से अपने नाक पर ले जाइए, आप देखिएगा कि आप बाएं नाक से सांस ले रहे होंगे ज्यादातर केस में। आप परीक्षण करके देखिए, शायद आप बाएं सांस नाक से ले रहे होंगे। खेल क्या है देखिए, अभी पता चलेगा क्यों ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत परिणाम देता है। सबसे पहले ये देखिए कैसे प्रॉपरली बैठ गए, अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद किया और चश्मा उस वक्त निकाल देना है और सांस को धीरे 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 पूरे भरिए, पूरक। फिर आप रोक लेते हैं, जितना देर रोक सकते हैं रोकें, कुंभक। उसके बाद धीरे धीरे पूरा सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है, पूरा जितना देर तक छोड़ सकते हैं। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, नहीं, एकदम आराम से। तो जब आपने लेफ्ट से लिया, पूरक, रोका, कुंभक, फिर दाहिने से पूरा बाहर कर दिया, रेचक, और बाहर करने के बाद फिर सांस रोक के रखा, बाह्य कुंभक। ये एक आवृत्ति होती है, यही हमने लिखा है। नाउ क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू द राइट। इसको 10 से 15 20 साइकिल को दोहराना चाहिए। एक साइकिल करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। ये तरीका सही है बैठने का, सिट इन दिस राइट पोस्चर, आप लोग सब जानते हैं। अब जरा खेल देखिए इस छोटे से प्राणायाम का। अक्सर लोग सोचते होंगे, या कई बार जो थोड़ा ज्यादा काबिल हो जाता है उसको लगता है कि ये सांस की क्रिया से क्या हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क का 2 पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। आप आज दिन में परीक्षण कर लीजिएगा, सामान्यतः व्यक्ति ज्यादा देर लेफ्ट से ही सांस लेता है। जब आप लेफ्ट से सांस लेते हैं तो राइट में एनर्जी मिलती है, और जब आप राइट से सांस लेते हैं तो लेफ्ट को एनर्जी मिलती है। लेफ्ट से जो सांस जाता है उसको हम लोग नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, राइट नाक से जाता है पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सामान्यतः नकारात्मक विचार आते हैं इंसान को। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर तो नाक, लेफ्ट से, नोस्ट्रिल से ही सांस लेते रहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में 16 साल उम्र पहुंचते पहुंचते 60,000 बार व्यक्ति के पास नेगेटिव विचार आते हैं। कहता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वह दिमाग से काम करता है और राइट हेमिस्फेयर दिल से काम करता है। आगे और आपको क्लियर होगा। देखिए क्या होता है, जब लेफ्ट
नॉस्ट्रिल, जिसको ईडा नाड़ी भी बोलते हैं, ये एसोसिएटेड विथ राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। लेफ्ट से सांस लीजिएगा, राइट में जाएगा। राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इमोशनल फंक्शन के लिए, और ये बॉडी को कूल एंड काम करता है। उसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से जब आप सांस लेते हैं, ये सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर में जाता है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर लॉजिकल, एनालिटिकल, वर्बल एक्टिविटीज आदि का स्रोत है। मैंने बताया कि सामान्यतः लोग लेफ्ट से ही सांस लेते हैं। आप परीक्षण कीजिएगा तो पाइएगा। कहता है कि जो व्यक्ति आदर्श रूप से स्वस्थ है, ऑप्टिमली हेल्दी हो, वो 3 घंटा लेफ्ट से लेगा, 3 घंटा राइट से लेगा। पूरे शरीर में ये 4 या 12 का साइकिल चलता है। इसलिए जब आप अनुलोम विलोम का एक्सरसाइज कीजिएगा तो ये जो एब्रेशन है ज्यादा नाक से, लेफ्ट नाक से लेने का, वो आपका ठीक हो सकता है। और जब आप दोनों नाक से लेने लगिएगा सांस बराबर, और ये अनुलोम विलोम रेगुलर कीजिएगा, तो ये जो बीच की नाड़ी है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, ये आपकी जागृत हो जाएगी। कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जिसका जागृत हो गया, वह ब्रह्मत्व को, अल्टीमेट नॉलेज को एक्वायर करता है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अनुलोम विलोम की, और उसके बाद थोड़ा सा और इसको फास्ट कर देते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है इसके अलावा, जिसकी चर्चा भी मैंने की। इसलिए देखिएगा, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, वो 15 से 20 दिन अनुलोम विलोम कर लेगा, रिसर्च बताते हैं कि उसकी ये टेंडेंसी कम हो जाएगी। यूं तो इसके इतने फायदे हैं कि घंटों बात हो सकती है, लेकिन कुछ फायदों को हमने लिखा है। कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरल इफेक्ट्स, और इस सब पर रिसर्च भी आपको बताएंगे। कॉग्निटिव इनहेंसमेंट, अभी पता है कॉग्निटिव इनहेंसमेंट क्यों होता है। लेफ्ट से सांस ले रहे हैं तो राइट में जाएगा, जो इमोशंस, इंट्यूशन आदि को रिलेट करता है। लेकिन जैसे राइट से लीजिएगा, आपका कॉग्निटिव ब्रेन, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अनुलोम विलोम निश्चित रूप से करना चाहिए। पढ़ते समय जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम परीक्षा में नहीं पास करेंगे, लगता है हम फेल कर जाए, लगता है नहीं होगा, इसका मतलब आप देखिएगा उसको, उसका राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस चल रहा होगा। रिस्पिरेटरी बेनिफिट इफेक्ट, इसको देखिए लिखा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम एज एन एडजुवेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी इन ब्रोंकियल अस्थमा रिपोर्टेड इंप्रूवमेंट्स इन डिप्निया लेवल। डिप्निया लेवल क्या है कि कई बार आप देखिएगा सीढ़ी चढ़िएगा थक जाइएगा, कई बार चलिएगा थक जाइएगा, कई बार बोलते बोलते थक जाइएगा। तो डिप्निया के 5 लेवल है। जो 5वां लेवल है वो तो आदमी बैठे बैठे हांफने लगता है, अनुलोम विलोम से उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देखते होंगे कि जब खाना खाने के बाद लोग बोलते हैं वज्रासन में बैठे, तो जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अनुलोम विलोम के कारण तो न सिर्फ ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, और आपके आंतों का मूवमेंट होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। ब्लड प्रेशर अद्भुत परिणाम देता है। इंप्रूवमेंट इन रिएक्शन टाइम, ये बहुत अच्छी चीज है। जिसको पैरालिटिक स्ट्रोक मारा है, या जब ज्यादा उम्र होने लगा, डेमेंशिया, एल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ा देता है। जैसे आपके रूम में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, आपको 1-2 सेकंड के बाद पता चलता है, बोलना कुछ चाह रहा है, बोल कुछ पाता है। रिएक्शन टाइम ये डिक्रीज कर देता है। बहुत लोगों को देखिएगा, कुछ बच्चे को, खास करके कोविड के समय में जो बच्चे जन्म लिए, जिनका जन्म मोबाइल के साथ हुआ और मोबाइल माता पिता ने उसको दे दिया, उसको, उसका रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ गया है। अनुलोम विलोम से वो रिएक्शन टाइम डिक्रीज कर सकता है। पेशेंट विथ पैरालिटिक स्ट्रोक, मैंने इसकी चर्चा की है, और ये रिसर्च पब्लिश हुआ है, जो हम आगे आपको दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अनुलोम विलोम इज अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस। इसके प्रैक्टिस से आपकी चीजें बदल सकती है।
अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। बहुत लोगों को लगता है कि योग कदाचित बाबा रामदेव और स्वामी निरंजनानंद या कुछ योग गुरु इंडिया सेंट्रिक, दुनिया भर में इस पर रिसर्च हुए हैं। जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरापी, नाड़ी शोधन प्राणायाम, स्ट्रोक पेशेंट में क्या, नाड़ी शोधन शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम का ही एक अगला स्वरूप है। कभी मौका मिलेगा तो आपको नाड़ी शोधन के बारे में बताएंगे। ये रिसर्च बताते हैं कि पैरालिटिक स्ट्रोक के पेशेंट में भी ये फायदा होता है। देखिए, ये एक इंटीग्रेशन ऑफ योगा ब्रीदिंग टेक्निक इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं पीटीएसडी। पीटीएसडी, पीटीएसडी क्या होता है? कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, एक्सीडेंट हो गया, महिलाओं को अनचाहा एबर्शन हो गया, तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, उसके कारण उसका कॉग्निटिव बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना, किसी चीज को लेकर के डर जाना, इन चीजों से, देखिए ये रिसर्च बताता है। इतने सारे जर्नल हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आप, इसमें कुछ जर्नल तो हमने सब्सक्राइब किए हुए हैं जो अद्भुत चीजों को बताते हैं। इसमें एक जिसकी चर्चा जरूर करेंगे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएस। ये दुनिया की मेडिसिन से रिलेटेड, योग और एक्सरसाइज से रिलेटेड दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जहां लगभग 70 लाख किताबें, जर्नल, मैन्युस्क्रिप्ट, डिजिटल रिकॉर्ड्स आदि 11वीं सदी से लेकर के अब तक संग्रहित है। इसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके इसके बहुत सारे चीज आएंगे, जो कि हम इसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं, तो इसमें कई एक रिपोर्ट छपे हैं जो आपको दिखाते हैं, देखिए। लेकिन ये तो थोड़ा सा प्रिकॉशन है जिसको आपको रखना है। मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करता हूं, अपने स्लाइड्स को समाप्त करता हूं और थोड़ी सी चीज आपके साथ आज शेयर करता हूं। इन स्लाइड्स को दिखाने का, बताने का एक सिंपल उद्देश्य ये है कि आपको ये एहसास हो कि योग और प्राणायाम ये कुछ महर्षियों के लिए, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, कुछ खास उम्र के लिए नहीं। कहते हैं कि योग और प्राणायाम 3 साल की उम्र से लेकर जब आप डेथ बेड पर जाएं तब तक के लिए, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। जब आप महाभारत पढ़िएगा तो एक प्रसंग है, कहते हैं भीष्म पितामह जब युद्ध लड़ रहे थे, उनकी आयु 183, कहीं लिखता है कहीं 163 साल, बानों की सैया पर पड़े हुए थे और वहां भी अपने सांसों का ध्यान लगाए हुए। आपको पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। बताना क्या चाह रहा हूं कि मित्रों, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको ढूंढने के लिए किताबों में और दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन आपके शरीर में निवास करता है। उसको आप जैसा भोजन दीजिएगा वैसा ही आपको परिणाम देगा। एक किताब जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, नॉर्मन विंसेंट पील की एक किताब है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नॉर्मन विंसेंट पील के बारे में एक उपलब्धि है, अभी जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, यह विषय न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत नास्तिक किस्म का व्यक्ति था, उसको ईश्वर या अपने धर्म में भी विश्वास नहीं। कहते हैं कि नॉर्मन विंसेंट पील की इस किताब को पढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर में आस्था हुई। उस किताब में एक चैप्टर है, उसका नाम है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। फ्यूमिंग का मतलब होता है उतावला होना, फ्रेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। राइटर कहते हैं कि प्रकृति ने, जिसकी चर्चा भी मैंने की थी, पंचतत्व की, वो सब अपने वेग से, अपने रफ्तार से, अपने गति से चलती है, उसमें विघ्न मत डालिए।
वायु अपने गति से चलता, समंदर की लहरें अपने गति से उठती, वृक्ष अपने गति से बढ़ता, पशु पक्षी पर्यावरण में, इकोसिस्टम में सुबह उठते, अपना पंख फैलाते, अंगड़ाई लेकर भोजन की तलाश में निकलते। ये सब की एक गति है, सबका एक रफ्तार है। जब कभी भी प्रकृति अपने रफ्तार को बदलती है तो प्रलय आता है, समंदर अपनी रफ्तार बदल दे तो सुनामी आता है, वायु अपना वेग बदल दे तो तूफान और टेम्पेस्ट आता है। लेकिन हमने अपने जीवन को अनावश्यक रूप से गति देने के उद्देश्य से हमेशा फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग करा। बहुत लोग को देखिएगा, आपके घर आए, आप इसको आप प्रैक्टिकल देखिए, बहुत लोग आया आपके घर में, आते के साथ बैठा, अभी बैठा नहीं कि फिर बोल अच्छा ठीक है तो चलते हैं। अरे भाई तो आए थे कि हम, आपसे कोई आदमी मिलने आया, महिलाओं को मैंने बुरा नहीं मानिएगा, महिला आए, नहीं ठीक है बहन चलते हैं घर में बहुत काम है, तो आप आए थे क्यों? आए तो थोड़ा देर बैठिए ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उत्तेजित उद्वेलित कहता है कि प्रकृति जब अपना वेग बदलता है तो प्रलय आता है। तो आप जो रोज अपना वेग बदलते रहते हैं तो आपके अंदर कितनी सुनामी आती होगी, और आपके अंदर की वो सुनामी आपके चेहरे के भंगिमा को, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके ब्रेन को, सबको दुष्प्रभावित करेगा। इसलिए ऐसी आदतें आसन और प्राणायाम करने से ठीक हो सकती और होती रही। बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका लगेगा तो आपको कपाल भाती के बारे में बताएंगे। तो समय हो गया 7 बज गया, कपाल भाती के बारे में बताएंगे। कपाल भाती एक ऐसा प्राणायाम है कि जो रोज आप पॉल्यूशन से नैनो पार्टिकल, स्ट्रेस के कारण नैनो पार्टिकल्स आपके ब्रेन में मिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में जमा हो गया है, जिसको साफ करने का कोई उपाय नहीं है। तो जैसे वैक्यूम क्लीनर से आप डस्ट निकाल लेते हैं, वैसे ही कपाल भाती से, भाती का मतलब होता है लोहार की धौंकनी, जब आप कपाल भाती करते हैं तो आपका ब्रेन जो है इतना गर्म हो जाता है, इतना एनर्जाइज हो जाता है कि वो समस्त नैनो पार्टिकल्स को खींच करके बाहर निकालता है। ये प्राणायाम की ताकत। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने जीवन को नियमित आहार दीजिएगा, नियमित व्यवहार रखिएगा और अच्छे विचार रखिएगा। अच्छे आहार से मेरा मतलब है कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा बता के खत्म करते हैं। आज की तारीख में हम चाहे जितना प्रयास कर लें, यह तथ्य है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपके शरीर में न्यूट्रिशन की है वो हम दे नहीं पाते। आप लोग हमेशा एक शब्द सुनते होंगे, डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस, डीआरए, या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए। इसका इतिहास है, कभी मौका लगे तो आपको बताएंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इसका कंसेप्ट शुरू हुआ। जब फ्रांसीसी सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जा रहे थे, उनके आंखों में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, दिखाई नहीं पड़ता था रात में। तो उन लोगों को मनक्का का जेल देना जाना, मनक्का ब्लैक क्यूरेंट जिसको बोलते हैं, तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक होने लगी। गुलाब जल से आंख को पोंछने लगा, गुलाब जल आंख में डालने लगा, देखा कि आंखों की रोशनी ठीक हो रही। वहीं से कंसेप्ट अराइव किया गया, रिकमेंडेड डाइटरी बैलेंस, मिनिमम कितने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स हमको लेने हैं। लेकिन वो सबसिस्टेंस का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते हुआ कि हम रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, अच्छे फैट्स से बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस में एक चैप्टर जुटा कि हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, बीमारी हमको नहीं घेरेगा। लेकिन आज की तारीख में इतना एडवांसमेंट हुआ है कि उसका नाम अब हो गया न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी न्यूट्रिशन से बीमारी को दूर रखना। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स। आज की तारीख में आप कितना भी प्रयास करें नहीं संभव हो पाता है। एक बहुत बड़े कैंसर के साइंटिस्ट हुए 2024 दिसंबर में, उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम था डॉक्टर एमिस ब्रूस।
उनको विश्व पितामह बोला जाता है कैंसर। उन्होंने एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ ट्राइएज। मैं ये बता के बात अपनी खत्म कर दूं। थ्योरी ऑफ ट्राइएज क्या कहता है? कहता है कि जब आप अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व डालते हैं, तो उन पोषक तत्वों का सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला उसका उपयोग शरीर के वाइटल फंक्शंस में हो जाता है। शरीर के वाइटल फंक्शंस क्या है? हार्ट का चलना, लंग्स का पंप होना, किडनी का फिल्टर करना, वगैरह वगैरह। तो उसमें वो खर्च हो जाता है न्यूट्रिशन। लेकिन आपके शरीर में जो डीएनए रोज डैमेज होते हैं, रोज उसमें एब्रेशंस होता है, रोज वो टूटता है, सेल डैमेज होता है। उसके लिए अगर आपके शरीर का में जो रोज न्यूट्रिशन दे रहे हैं नहीं बचेगा, तो उसको रिपेयर नहीं करेगा। यानी आपके पास बैंक में उतना ही पैसा है कि रोज का खाना पीना आपका चल सके, तो अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है कि आपके शरीर को उतना न्यूट्रिशन दीजिए जो आपके शरीर के वाइटल फंक्शंस करने के बावजूद बच जाए, ताकि उसका प्रयोग डीएनए के रिपेयर में हो। अन्यथा आपका डीएनए डैमेज होगा, डैमेज होगा, और धीरे 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 वही कैंसर करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसर का थर्ड स्टेज। एक्चुअली वो सिक्स्थ स्टेज है। कैंसर के स्टेज के पहले भी 3 स्टेज होता है, उसको बोलते हैं केमोथेरापी स्टेज 1, केमोथेरापी स्टेज 2, केमोथेरापी स्टेज 3। आपको कभी मौका लगेगा तो बताएंगे कि क्या है वो। तो ये ट्राइस थ्योरी कहता है कि एक व्यक्ति को जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल कार्ब्स जिसकी बात करते हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो रोज डीएनए डैमेज हो रहा है उसको भी रिपेयर करना चाहिए। और सिर्फ उसी से नहीं, सांसों से, शरीर की क्रियाओं से, आसन, प्राणायाम, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, ये सभी मिलाकर होलिस्टिकली काम करते हैं, और इसीलिए इसका नाम है होलिस्टिक हेल्थ। मुझको लगता है कि मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने प्रयास किया उन सभी चीजों को बताने का जो हमने सीखा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत कम जानता हूं, अल्पज्ञ हूं। आप लोगों से ही सीखा, निरंतर पढ़ता हूं। और भगवान कृष्ण के इस भगवत गीता को नमन करते हुए, और राष्ट्र कवि दिनकर के उस संस्कृति के 4 अध्याय को याद करते हुए आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी संस्कृति। ये वो संस्कृति है, ये वो सभ्यता है, ये वो धर्म है जिसकी संस्थापना किसी ने नहीं। दुनिया में सभी धर्मों के संस्थापक हुए, लेकिन इस धर्म, इस सभ्यता का कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि ये 4 अध्यायों में बटे हुए संस्कृति का वो संगम है जिस संगम को रखने का और कुंभ मेला प्रायोजित करने का गौरव प्राप्त इस देश में प्रयागराज को मिला। तो यह देश अपने आप में संस्कृतियों का संगम है, प्रयागराज है, और उसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ करने का, समाज के साथ भी खिलवाड़ करने का। तो लेट अस स्प्रेड दिस पॉजिटिव एनर्जी, लेट अस स्प्रेड दिस नॉलेज टू एवरीवन। ईश्वर सबका कल्याण करें, भगवान आप सब लोग को स्वस्थ रखें। धन्यवाद, नमस्कार। अद्भुत सर, अद्भुत, मिरेकलस हो गया। आपने गागर में सागर भर दिया सर। इतना आपने अमूल्य समय दिया। हमारी माइंडफुल मॉर्निंग आज गदगद हो गई। निश्चित रूप से आप सभी माइंडफुल मित्रों को आज बहुत सारे टेक अवे मिले होंगे। हमें तो लगा कि अभी 10 मिनट ही हुआ होगा। इतना फास्ट समय हो गया। बार बार हमारे साथी लिख रहे हैं कि कंटिन्यू कीजिए और सुनने का मन है।
लेकिन मित्रों, समय की कुछ सीमाएं हैं, बहुत सारे और भी लोगों के शेड्यूल होंगे, सर का शेड्यूल होगा। सर को हम पुनः पुनः याद करेंगे, सर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बहुत सारा हम आज 517वें दिन पर हैं मित्रों। आज का सत्र सदैव याद किया जाएगा कि श्री ओम प्रकाश यादव जी आए। उन्होंने पहली बार योग के बारे में, अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ योग के बारे में, ध्यान के बारे में, अनुलोम विलोम के बारे में, प्राणायाम के बारे में, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में इतना वैज्ञानिक स्वरूप से, इतना वैज्ञानिक तरह से वर्णन किया। अभी तक हमारे बहुत सारे सत्र हुए हैं, लेकिन इस स्तर का वैज्ञानिक शोधपरक विश्लेषण शायद पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और हमें लग रहा कि ये सत्र अगर 2 घंटा भी चलता तो कोई हटने वाला नहीं है। शुरुआत के 7 से 8 मिनट में ही 100 की संख्या पार हो जाना, हमें लग रहा कि 500 की कैपेसिटी वाला होता तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आते। लेकिन मित्रों, निराश होने की बात नहीं है। मैं इसे सर को सौंपूंगा, और सर एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल चैनल रन करते हैं, वहां जरूर इसे ऐड करेंगे जिससे और लोग लाभान्वित हो पाए। और तो मित्रों, आज अभी आप सुन रहे थे श्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व आईएएस अधिकारी पटना बिहार से, जो आपसे बात कर रहे थे जीवन और स्वास्थ्य के बारे में, और अपने अनुभव के साथ आपके कल्याण की कामना कर रहे थे। आपके अपने अनुभव के साथ ऐसा प्रकाश डाल रहे थे कि जो निश्चित रूप से न केवल केवल सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो आते रहिए। कल इसी समय मित्रों हम फिर से मिलेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, अहोभाव व्यक्त करता हूँ कि सर आप आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया। हम लोग शब्द नहीं तलाश पा रहे हैं, कृतकृत्य हैं, गदगद हैं कि आप किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरे तो मेरे मेरे पास भी मौर्य साहब शब्द नहीं है। इतना सुंदर क्राउड, इतना अटेंशन, इतना सम्मान। ईश्वर आप सब लोग को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मित्रों, इसी के साथ हम समापन करते हैं और कल पुनः 6:05 पर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।